नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात एग्जिट पोल्स की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल को लेकर जो बहस खड़ी हुई है वो कई सवालों को जन्म देती है। क्या पिछले एग्जिट पोल सही हुए थे? फिर ये एग्जिट पोल होते क्यों हैं? आखिर रिजल्ट बताने की इतनी हड़बड़ी क्या है? क्या इसके पीछे कोई धंधेबाजी भी है, यानी पैसे बनाने का खेल? और ओपिनियन पोल भी तो होते हैं समय समय पर। उसका उद्देश्य क्या सिर्फ जानना होता है, या लोगों का मानस गढ़ने की एक शातिर चाल भी उसमें छिपी होती है? आज इसी तमाम मसले पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जाहिर है आप तक उसकी खबर हो गई होगी। पहले दिन एकदम एनडीए का तूफान और दूसरे दिन थोड़ा बराबर की टक्कर। तो दो तरह के एग्जिट पोल अब तक आ चुके हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि बिहार में पिछले दो चुनाव में एग्जिट पोल पूरी तरह फेल हुए? आइए जानते हैं कि 2015 और 2020 में क्या हुआ था, क्या दोनों का फर्क था। जो एग्जिट पोल आया उसमें बताया गया कि जो एनडीए गठबंधन है उसे 100 से 120 और जो महागठबंधन है उसे 110 से 130 मिलेगा। ये आज तक एक्सेस माई इंडिया ने कहा। न्यूज 18 और चाणक्य ने सीधे सीधे 157 सीटें दी थी महागठबंधन को और ये कहा था कि 77 से 117 सीट एनडीए को मिलेंगी, जबकि हकीकत में जो सीटें आई थी वो थी 178 महागठबंधन की 2015 में। इसी तरह रिपब्लिक और एक जन की बात है, उसने 150 सीटें दी थी एनडीए को, लेकिन आप जानते हैं हकीकत में एनडीए सिर्फ 58 पे सिमट गया था। और अगर सभी का आप औसत निकालें तब 123 महागठबंधन को और 87 एनडीए को। हकीकत आपके सामने है, 178 2015 में सीटें आई थी महागठबंधन की। नीतीश और जो आरजेडी है उसने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सब ने जो कहा था, बहुत कम लोग अनुमान लगा पाए थे कि वो जीतेंगे। तो इस तरह से काफी फर्क हमें नजर आया था। और इसी तरीके से 2020 का देख लीजिए। 2020 में सबने लगभग ये बताया था कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 120 सी वोटर ने दिया था महागठबंधन को और इसी तरह 125 से 145 तक इंडिया टुडे एक्सिस ने दिया था। न्यूज टुडे और चाणक्य ने 136 से 156 दिया था और हकीकत में सीटें आई थी ज्यादा, 125 एनडीए की, और एनडीए की सरकार बन गई थी। इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। यानी जो पूरा समीकरण है वो पहचानने में एग्जिट पोल लगातार बीते 2 बार से एक तरह से असफल हुए हैं। तो अब क्या होगा, ये कोई इस पर हमारी आज की चर्चा नहीं है। कुछ भी हो, हम आज ये बात करेंगे कि दरअसल एग्जिट पोल होते क्या हैं या फिर ओपिनियन पोल होते क्या हैं, इनका इतिहास क्या है, कहां से आखिर ये हमारे चुनावी जो पूरा परिदृश्य है उसमें इन्हें जगह मिली या ये आ गए। तो कुल मिला के जब हालांकि 2020 के बारे में एक चीज हम और कह सकते हैं कि जब एनडीए ने 125 सीटें जीती तो ये भी कहा गया कि बेईमानी भी हुई कुछ 10-15 सीटों पर, लेकिन ये आरोप पुष्ट नहीं हुए, इसलिए हम उसको अलग कर देते हैं। असल चीज ये है कि अगर पोल वास्तविक नतीजे नहीं होते हैं तो फिर एग्जिट पोल कराए क्यों जाते हैं? एग्जिट पोल कराने में करोड़ों खर्च करने के पीछे मकसद क्या है, अगर इसका वास्तविक नतीजों से कोई सीधा रिश्ता नहीं है? क्या मतदान और मतगणना के बीच के दिनों में एक मनोरंजन की व्यवस्था की गई है जिसके जरिए करोड़ों का धंधा होता है? आखिर इसकी शुरुआत कहां हुई? तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं एग्जिट पोल्स के
शुरुआत की। मतदान केंद्रों से बाहर निकलते मतदाताओं से वोट के बारे में पूछा जाता है। इसे हम एग्जिट पोल कहते हैं। ये उसकी एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है कि लोग निकलते हैं तो वो सच बता देते हैं कि नहीं बता देते, लेकिन माना जाता है कि आमतौर पर वोट देने के बाद सच बता दिया जाता है। तो इस आधार पर तय किया जाता है कि संभावित विजेता कौन होगा या फिर किस गठबंधन को या पार्टी को कितना वोट आने वाला है, यानी वोट शेयर उसका कितना रहेगा। तो ये अब भारत में सब लोग इससे परिचित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तो भारत में नहीं हुई। भारत में कहां से शुरुआत हुई, उसके लिए आपको एक चेहरे की ओर ध्यान देना होगा। यह है वॉरेन जे मित्रोफ्स्की। 19 सितंबर 1919 को न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में जन्मे थे। इन्हें एग्जिट पोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द एग्जिट पोल्स। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सांख्यिकी में यानी स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना में सांख्यिकी अधिकारी बने थे। इन्होंने 1967 में एग्जिट पोल्स की शुरुआत की। केंटकी जो एक स्टेट है वहां का, उसके गवर्नर का चुनाव हो रहा था, तो सीबीएस न्यूज के लिए इन्होंने एग्जिट पोल किया। मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं से पूछा कि वोट किसे दिया, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग थी, यानी क्षेत्र, भाषा, लिंग, नस्ल, इन सब का ध्यान रखा गया किन लोगों से पूछा जा रहा है। और जाहिर है जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे, बड़े क्रांतिकारी नतीजे थे। जो गलती हुई वास्तविक नतीजे, और इसमें सिर्फ 1% की गलती थी। और इसके बाद वारन सर्वेक्षणों की दुनिया में छा गए। क्या क्या हुआ? 1972 में एग्जिट पोल ने रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति बनने का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया, और 1976 में ऐसे ही जिमी कार्टर की जीत की सटीक भविष्यवाणी की। 1980 में रोनाल्ड रीगन की धमाकेदार जीत की घोषणा भी नतीजे से पहले कर दी गई। तो दरअसल ये छोटे नमूने से बड़े क्षेत्र के मिजाज को समझने की तकनीक थी, मित्रोफ्स्की मॉडल। भारत में भी 1996 में पहली बार एग्जिट पोल इसी मॉडल पर आधारित था। वॉरेन जे मित्रोफ्स्की न केवल एक पोलस्टर थे, बल्कि चुनाव विज्ञान के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने मतदाताओं के मन को पढ़ने की कला को विज्ञान बना दिया। बहरहाल यह सवाल फिर भी रह गया कि इस अनुमान से हासिल क्या होता है, यह क्यों किया जाता है। दरअसल नतीजों को लेकर लोगों में पसरी उत्सुकता और उत्तेजना को व्यापार बना दिया गया है। व्यापार, तमाम एग्जिट पोल एजेंसियां किसी न किसी चैनल के लिए, न्यूज चैनल के लिए या अखबार के लिए भी काम कर रही हैं। उन्हें पैसे मिलते हैं। जब ये नतीजे देते हैं तो उन पर दिन भर चर्चा होती है, और इन चर्चाओं के बीच विज्ञापनों की भरमार होती है। और अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आ गया है, वहां पर भी वो चर्चा उसके वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं। यानी लगातार एक शोर, एक शराबा, एक उत्तेजना की ये जीता कि वो जीता। भारी कमाई, ये कमाई का धंधा है। ये सब कानूनी है, लेकिन इसे लेकर एक और धंधा भी चलता है जो अक्सर गैर कानूनी है। ये सट्टेबाजी का धंधा है। नतीजों के आधार पर सट्टा लगाया जाता है। उधर शेयर बाजार भी प्रभावित होता है। आप कहेंगे कैसे? दरअसल जिस सरकार के आने की संभावना जताई जाती है, उसकी नीतियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किन कंपनियों के शेयर बाजार में उछलेंगे। जाहिर है चुनिंदा कंपनियों के शेयर उछाल मारते हैं। खासतौर पर आने वाली सरकार के जो करीबी उद्योगपति हैं, उनकी पौबारा होगी ऐसा मान लिया जाता है, तो उनके शेयर बढ़ जाते हैं। ये अलग बात है कि अगर नतीजे सही नहीं हुए तो ये शेयर उसी अनुपात में नीचे चले जाते हैं। कुल मिलाकर मतदान और मतगणना के बीच एक ऐसा खेल रचा जाता है जिसमें अरबों का वारा न्यारा हो जाता है। इसी के साथ आपने ओपिनियन पोल के बारे में भी जरूर सुना होगा। तो एग्जिट पोल के अलावा ओपिनियन पोल जो है वो क्या है? ओपिनियन पोल यानी लोगों की ओपिनियन, यानी राय जानने का तरीका। वैसे तो इतिहास में दर्ज हुआ पहला ओपिनियन पोल 1834 का मिलता है, जब हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया ने 1836 में होने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लोगों के बीच राय शुमारी की थी। हैरिसबर्ग पेंसिल्वेनिया एक अखबार था,
और जाहिर है अमेरिकी अखबार, आप समझ सकते हैं जब पेंसिल्वेनिया की बात होती है। लेकिन सैंपल साइज बहुत छोटा था, एक ही शहर का था और रैंडम सैंपलिंग भी नहीं थी, यानी कोई वैज्ञानिक विधि नहीं अपनाई गई थी। इसे स्ट्रॉ पोल कहा जाता है जब आप इस तरह से कोई औपचारिक बात नहीं करते हैं, यानी एक अनौपचारिक या गैर वैज्ञानिक। लेकिन फिर एक शख्स ऐसा आया जिसने इसे प्रामाणिक बना दिया, पर 100 साल लग गए थे और वे थे जॉर्ज गैलप। जॉर्ज गैलप, ये जॉर्ज गैलप है, जॉर्ज होरेस गैलप। इनका जन्म 18 नवंबर 1901 को आयोवा यानी अमेरिका में हुआ था। ये सर्वेक्षण वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे और सांख्यिकी विद भी थे, यानी स्टैटिस्टिशियन भी थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पोलिंग्स का कहा जाता है, यानी उसके जन्मदाता है। जॉर्ज गैलप ने 1935 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की स्थापना की और 1936 के राष्ट्रपति चुनाव में रूजवेल्ट की जीत की सटीक भविष्यवाणी की। उन्होंने एक वैज्ञानिक विधि बनाई लोगों की राय को जानने के लिए। वो क्या था? पहले तो कोटा सैंपलिंग, यानी बाद में जिसे हम एक रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, हर क्षेत्र के लोगों की राय जानना, और राष्ट्रीय नमूना होना चाहिए, यानी पूरे देश से इन्होंने लोगों की राय जानी। फिर त्रुटि मार्जिन की जो अवधारणा है, यानी कितने % की गड़बड़ी हो सकती है, वो भी इन्होंने दी। और आप अक्सर देखते हैं जब गलत हो जाता है कोई ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, तो कहा जाता है कि इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर है वो इतना है, इतने % वगैरह वगैरह। तो वो जो त्रुटि मार्जिन की अवधारणा वो शुरू की और मानकीकृत प्रश्न, यानी ऐसे क्वेश्चन जिससे जो मतदाता है उसका मन पढ़ा जा सके, तरह तरह से उसे पूछा जाए। जैसे पूछा जाता है कि आप किसको देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, और इसी तरह के तमाम सवाल, जिससे ज्यादा से ज्यादा उसकी मानसिक सोच सामने आ सके। गैलप का एक प्रसिद्ध उदाहरण है और वो क्या है, अंग्रेजी में हम यहां लाए हैं, द विल ऑफ द पीपल इज द ओनली लेजिटिमेट फाउंडेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट, यानी लोगों की इच्छा ही किसी भी सरकार का एकमात्र वैध आधार है। ये लोकतंत्र की बुनियाद है कि लोगों की इच्छा के अनुरूप शासक हों, यानी शासक चुने जाए। पर इच्छा जानने के इस खेल के पीछे कुछ और भी है क्या? क्या इसके पीछे इच्छा निर्माण की इच्छा भी छिपी हुई है? शायद हाँ। इस खेल को भी उजागर किया जा चुका है और अमेरिका के ही एक महान दार्शनिक, विचारक, लेखक, भाषाशास्त्री, नाम है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की शायद हमारे जो जीवित समाज विज्ञानी, भाषाशास्त्री, दार्शनिक हैं इस समय, उसमें जो कुछ चुनिंदा बेहतरीन लोग हैं उसमें एक ये हैं। तो इन्होंने और एडवर्ड एस हर्मन ने एक सिद्धांत दिया, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी जनमत निर्माण। 1988 में इसी शीर्षक की एक किताब भी प्रकाशित हुई, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया। मीडिया के बारे में इनका साफ कहना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा नहीं है, बल्कि सत्ता का हथियार है। मीडिया धन, विज्ञापन, मालिकों और सरकार के दबाव से ऐसी खबरें दिखाता है जो सत्ता को फायदा पहुंचाती है, ना कि सच होती है। इससे जनता झूठी सहमति देती है, यानी किसी के बारे में राय बना दी जाती है कि ये साहब ये बहुत महान नेता है या ये नीति बहुत अच्छी है, चाहे वो हो चाहे ना हो। मीडिया किसी नेता के कवरेज को इस अंदाज में कर सकता है कि जनता उसे महामानव मानने लगे। भारत में इसके उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। चोम्स्की ने सच्चाई और जनता के बीच 5 फिल्टर्स की बात की। वो क्या है? पहली बात तो मालिकाना, यानी ओनरशिप। जो भी चैनल होते हैं, अखबार होते हैं, वो किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे होते हैं। जाहिर है जब खबरें चुनी जाती हैं तो उस कॉरपोरेट जो कंपनी है, जो मालिक है, उसके हितों को ध्यान रखा जाता है। फिर विज्ञापन, विज्ञापन दाता जो होते हैं, और अब तो अरबों का खेल है विज्ञापन, इसमें अब सरकार भी शामिल हो गई है। विज्ञापन देकर नकारात्मक खबरें दबाई जाती हैं, यानी जो सरकार के खिलाफ या जो भी पावर में है, अगर उसके खिलाफ
खबरें हैं तो फिर वो विज्ञापनदाता दबा देते हैं। और जाहिर है जो मीडिया है वो सरकारी, वो पूरी तरीके से सरकार या कॉरपोरेट स्रोतों पर यानी संसाधन के लिए उन पर निर्भर है, इसलिए जो वैकल्पिक आवाजें हैं जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती हैं वो दबा दी जाती हैं और फिर फ्लैग यानी जो आलोचना करते हैं उन पर हमला किया जाता है इसी मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया खासतौर पर आजकल बहुत आगे है, लेकिन तमाम ऐसे लोग जो बहुत कहा जाए, आप देखते होंगे प्रोफेसर्स हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जेल में डाल दिए जाते हैं और उनके पक्ष में बात करने के बजाय, ह्यूमन राइट पर बात करने की बजाय, संविधान पर बात करने के बजाय सरकार उन्हें जिस तरह से पेश करती है कि देशद्रोही हैं, ये फलाने हैं, मीडिया भी उसी तरह बात करने लगता है और उसमें एक विचारधारा का सवाल भी डाल दिया जाता है। कहीं पर जैसे अमेरिका वगैरह में कम्युनिज्म को बहुत एक डराया गया जनता को कि साहब कम्युनिस्ट आ जाएंगे, जैसे अभी न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के लिए किया गया। हालांकि वो मेयर का चुनाव जीत गए हैं, लेकिन वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि ये कम्युनिस्ट ना जीतने पाए। तो इसी तरह कभी साम्यवाद का और कहीं आतंकवाद का डर दिखा के जनता को नियंत्रित किया जाता है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है इराक युद्ध 2003 में। याद कीजिए, अमेरिकी मीडिया ने WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कही थी कि वहां जो इराक में सद्दाम हुसैन है उनके पास जन संहार करने वाले हथियार हैं, केमिकल वेपन है। लेकिन ये खबरें झूठी थी, पर इन खबरों के जरिए जनता ने उस समय युद्ध का समर्थन किया था। बाद में कोई इराक में ऐसे हथियार नहीं मिले, लेकिन इराक तो तबाह हो ही गया। भारत में भी ओपिनियन पोल की शुरुआत 1950 के दशक में हुई और 1980 के दशक में मीडिया ने इन्हें लोकप्रिय बनाया। 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन IIPO के प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने पहला सर्वे किया। यह आधुनिक एग्जिट पोल नहीं था, उस समय एक सर्वे ही था। और 1960 के दशक में दिल्ली में जो एक स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS, इसने एग्जिट पोल को एक वैज्ञानिक रूप दिया। इसका मकसद शोध करना था, मीडिया से ये दूर था, लेकिन कब तक दूर रह सकता था। 1980 के दशक में मीडिया ने इस खेल को अपना लिया। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, डॉक्टर प्रणय रॉय और अब ये विनोद दुआ हैं जो चेहरा थोड़ा उधर है, अब दिवंगत हैं। इन दोनों की जोड़ी खासतौर पर चुनावों के बाद दूरदर्शन पर काफी प्रचलित हुई थी 1980 के दशक में। तो पहला मीडिया आधारित सर्वे प्रणय राय ने किया। ये वही है जिन्होंने बाद में NDTV की स्थापना की और एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान बनाने का प्रयास किया। वो अलग बात है कि कुछ समय पहले इन पर इतने मुकदमे डाले गए कि इनका चैनल यानी NDTV अडानी को इन्हें बेचना पड़ा और उसके बाद CBI ने कहा कि सारे आरोप गलत हैं, डॉक्टर प्रणय राय साफ सुथरे हैं। यानी देश में एक जो मीडिया संस्थान था जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता था, उसे बेचने के लिए मजबूर किया गया। आप समझ सकते हैं कि नोम चॉम्स्की ने जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की बात कही है उसमें कितना दम है। तो बहरहाल ये पूरा जो 80 का दशक था, ये शुरुआत करने का दौर था मीडिया पोलिंग में। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार ने एग्जिट पोल को एक नियमित चीज बना दी। 1996 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल दिखाए गए थे और 2000 तक आते आते न जाने कितनी एजेंसियां इस मैदान में कूद पड़ी और कहीं ना कहीं जनमत को प्रभावित करने का खेल भी शुरू हो गया। जैसे हाल में आपने जब बिहार का जैसे ही जिस दिन मतदान समाप्त हुआ, तुरंत शाम को दसियों संस्थाओं की ओर से दे दिया गया एग्जिट पोल का रिजल्ट। उसमें ऐसी ऐसी कंपनियां थी जिनके नाम भी आपने कभी नहीं सुने थे। बहरहाल 1998 में चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिशा निर्देश जारी किए इस पर कुछ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मीडिया ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता दिया। ऐसे में 2004 में जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसमें संशोधन किया गया और इसको नियंत्रित करने के लिए दो बातें तय हुई।
पहली की ओपिनियन पोल जो है वो अंतिम चरण से 48 घंटे पहले तक प्रकाशित किए जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। हालांकि उसके पहले भी वो कई महीनों से जो कर रहे होते हैं वो कम आपत्तिजनक नहीं होता। जिनके पास पैसे होते हैं वो अपने पक्ष में ओपिनियन पोल स्थापित कर सकते हैं, उसके नतीजे ला सकते हैं। इस बारे में बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन भी प्रसारित हो चुका है कि कैसे मैनेज किया जाता है, और उसके बाद एग्जिट पोल पर भी रोक लगी है। अंतिम चरण के मतदान के पहले आप कोई भी कंपनी या चैनल एग्जिट पोल प्रसारित नहीं कर सकता। पहले क्या होता था कि मतदान के हर चरण के बाद एग्जिट पोल आ जाता था, जाहिर है अगले चरण को इससे आसानी से प्रभावित किया जा सकता था। जनमानस को प्रभावित करने का ये जो तरीका था, इस पर रोक लगी। ये सही है कि कई बार एग्जिट पोल सही भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत भी। सवाल इस बात का है कि इसके पीछे नियत क्या है। अगर निर्दोष नियत नहीं है, साफ नियत नहीं है, तो फिर ये एक खतरनाक खेल है। ये खेल है पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा बनाने का दुष्चक्र, उसका हिस्सा बन जाना। तकनीक के बेजा इस्तेमाल का एक ये और उदाहरण बन जाता है, और अंततः लोकतंत्र प्रभावित होता है। लोगों की इच्छा को जानने के नाम पर लोगों की इच्छा बनाने का ये पूरा खेल बनता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.